नमस्कार, मैं हूँ कुनाल बजाज और आप देख रहे हैं द ओपिनियन। आपको आपके पास कोरोना वायरस को लेके काफ़ी सारे सवाल होंगे जिनका आप जवाब जानना चाहते होंगे। जैसे कोरोना वायरस कब जाएगा? कोविड-19 हमारी ज़िंदगी से दूर कब जाएगा? लाइफ़ कब वापस नॉर्मल होगी? या दिस इज़ द न्यू नॉर्मल। तो इन सब के जवाब लेने के लिए आज हम जुड़ रहे हैं डॉक्टर हर्ष राजवंशी जी के साथ, जो कि एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं। तो सर, पहला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अब हर्ड हर्ड इम्यूनिटी ही हमारे पास ऑप्शन बची है? या वैक्सीन आ पाएगी, कब तक आएगी? अगर नहीं आई तो क्या हमारा हेल्थ सिस्टम तो फेल होता दिख रहा है सर? Thank you, Konark. Before I start answering, I would like to make this statement. इस इंटरव्यू में जो भी मेरे जवाब हैं या मेरे रिस्पॉन्सेज हैं, वो मेरी पर्सनल ओपिनियन है और वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन या मुझे इन ऑफिशियल कैपेसिटी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। सो कोनार्क, आपका सवाल है क्या हर्ड इम्यूनिटी ही एक ऑप्शन बचा है? तो बिल्कुल। ये आजकल काफी सुनने में आ रहा है हर्ड इम्यूनिटी। तो पहले हम थोड़ा सा जान ले हर्ड इम्यूनिटी क्या है। तो सिंपल भाषा में हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड मतलब झुंड, इम्यूनिटी आपको पता ही है। तो अगर काफी लोगों में कोरोना के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाए और इतनी हो जाए, एक भीड़ वाले इलाके में एक ग्रुप ऑफ पीपल में इतनी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए कि फिर ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन ना हो, उसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो अब ये होती कैसे है? देखिए, या तो ये नेचुरली आ जाती है, जैसे मान लीजिए हम में से किसी को इन्फेक्शन हुआ, 21 दिन लगे और हम ट्रीट हो गए, हमारे अंदर एंटीबॉडी बन गई, मान लीजिए हम इम्यून हो गए। इसका एविडेंस अभी कम है कि हम एक बार इन्फेक्शन होने के बाद इम्यून हो जाते हैं, क्योंकि साउथ कोरिया में इन्फेक्शंस देखे गए हैं जिसमें एक से ज्यादा बार भी इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सपोज जैसे चिकन पॉक्स में होता है, आप में एक इम्यूनिटी आ जाती है या फिर एक आपको वैक्सीन दे दिया जाता है। तो अगर 100 लोग हैं करीब और उसमें से एक को इन्फेक्शन है और 2-3 हैं जिनका इम्यून सिस्टम, तो आप चाहेंगे वो 96-97 लोग के पास एंटीबॉडीज हों ताकि हर्ड इम्यूनिटी एस्टेब्लिश हो पाए। तो इस लेवल का हमें रेंज चाहिए। तो सर, अगर आप 95% या इतने प्रतिशत लोगों पे अगर होने पर ही क्योंकि हर्ड हर्ड इम्यूनिटी इम्यूनिटी मानी हम, जाएगी, तो फिर सर बहुत काफ़ी टाइम लग जाएगा सर, सालों-साल इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ कि एपिडेमियोलॉजी में हर्ड इम्यूनिटी कोई सा कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट नहीं माना जाता है कि अगर बीमारी से बचाना है लोगों को तो हम हर्ड इम्यूनिटी उसमें ले आए। इस स्ट्रैटेजी नहीं ले सकते हैं। अगर लोग वायरस के कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें इम्यूनिटी आ जाएगी, और अगर वैक्सीन भी आता है तो कम से कम 60% लोगों को लगभग हमें वैक्सीनेट पड़ेगा। और जो हमारे देश का आना और 60% लोगों को वैक्सीनेट करने का, इस उम्मीद में कि हर्ड इम्यूनिटी आएगी, इसमें काफी समय। तो हर्ड इम्यूनिटी इस समय कोई ज्यादा कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट नहीं है कोरोना से बचने का। सर, तो आपको क्या लगता है वैक्सीन आने में कितना टाइम लगेगा सर? देखिए, वैक्सीन का काम इतनी तेजी से पहले विश्व में कभी नहीं चला जितना कोरोना के लिए चल रहा है। अभी बिल्कुल इस सर। समय लगभग 200 वैक्सीन ट्रायल्स दुनिया भर में चल रहे हैं। तो WHO की जो चीफ साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, शी इज फ्रॉम इंडिया एंड शी वाज DG ICMR। ओके। तो उन्होंने ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द 12 महीने वैक्सीन अवेलेबल हो सकता है। कुछ फाउंडेशन और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये भी कह रही है कि अंत वैक्सीन, लेकिन वैक्सीन आने में एक चैलेंज ये होगा। एक चीज होती है वैक्सीन मिल जाना, दूसरी चीज होती है उसका मास प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें वैक्सीन आने में जितना समय लगा उससे कई ज्यादा समय लग सकता है। बिल्कुल सर, इस प्रोसेस में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये माना बताया जाता है कि अगर कोई भी वैक्सीन के लिए 10 साल लग जाते थे, कम से कम 10 साल तक रिसर्च चलती थी, उसका फिर प्रोडक्शन होता था। तो अभी सर हम किस तरीके से इसको अचीव कितना कितना ज़्यादा जल्दी हम इसको अचीव कर सकते हैं? आप कितने होपफुल हैं इसको लेके? देखिए, होप अच्छी है क्योंकि वैक्सीन के प्रोडक्शन में कई सारे फेजेस होते हैं।
हम ज्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे, लेकिन फेज 1 2 3 4 होते हैं। लगभग फेज 3 में वैक्सीन रिलीज हो जाता है, और फेज 4 होता है जब आप वैक्सीन कम्युनिटी में लगा रहे हैं लोगों को, तो भी एक स्टडी चलते रहती है, हम देखते रहते हैं लोगों को सूट कर रही है नहीं कर रही है, कितना असर है उसका। तो अब क्या किया गया है कि ये फेजेस को श्रिंक कर दिया गया है, हर वैक्सीन को फास्ट ट्रैक करके जल्द से जल्द कम्युनिटी में लाने की तैयारी है। तो बिल्कुल सर। अब वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये 100% इफेक्टिव होगी, क्योंकि हम फेजेस को कट कर रहे हैं। तो हमारे पास एक बार प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल आ जाएगा, उसके बाद हम सेफ्टी ट्रायल करके वैक्सीन को कम्युनिटी में डाल देंगे, उसके बाद हम उसकी एफिकेसी देखेंगे। तो मुझे जो लगता है, जो टाइमलाइन है, इस साल के एंड तक वैक्सीन का प्रूफ आ जाना चाहिए, और एक मास प्रोडक्शन की शुरुआत हम अगले साल अर्ली फर्स्ट क्वार्टर से देख सकते हैं। ओके सर। सर दूसरी चीज सर, कम्युनिटी कम्युनिटी ट्रांसफर की बात करें तो सरकार मानने को तैयार नहीं है कि कम्युनिटी ट्रांसफर इंडिया में चालू हो गया है, जबकि अभी जैसे लास्ट में 17,000 तक केसेस आ चुके हैं तो पर डे के। तो सर इस समय पर क्या उन 17,000 लोगों के ट्रेसेस हैं लोग गवर्नमेंट के पास कि ये कहाँ से आया, किसके थ्रू फैला? देखिए, कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है अगर कोई आदमी को वायरस हुआ है और हम वो ट्रैक कर पा रहे हैं कि उसको वो वायरस कहाँ से हुआ है, या तो बिल्कुल। वो एक पॉकेट से हो जहाँ पे बहुत सारे पैंडेमिक या एपिडेमिक हुआ हो, या वो किसी ऐसे देश से आए हो जहाँ पे वायरस ज्यादा हो, तो हम एक दूसरे को इन्फेक्ट कर रहे हैं। ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन की डेफिनेशन है। अब इसका कोई मतलब नहीं है कि उसका सोर्स क्या था। जब इतने केसेस हमारे पास आ चुके हैं तो उसके सोर्स के पीछे भागने का कोई अर्थ नहीं है। अब हम कम्युनिटी लेवल पे सारे के सारे प्रिवेंशंस दे रहे हैं, तो अब ये इंडिजिनस एपिडेमिक हो चुका है। मेरी डेफिनेशन के हिसाब से ट्रांसमिशन है। तो सर कल ही अमित शाह ने इसको लेकर वापस बयान दिया था कि ये दिल्ली में अभी तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन चालू नहीं हुआ है। उससे पहले प्रशांत भूषण ने कहा कि हो गया है कम्युनिटी ट्रांसमिशन चालू, और मनीष सिसोदिया का भी यही कहना था कि कई केसेस ऐसे हैं जिनके ट्रेसेस का पता नहीं है, तो हो सकता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन दिल्ली में आ गया हो। लेकिन फिर अब कल अमित शाह ने इसको लेकर मना कर दिया। तो क्या माने हम, इसको गवर्नमेंट छुपा क्यों रही है इस बात को? अगर है तो बताने से फायदा ही होगा। देखिए, अब ये तो हम इस पे कमेंट नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड क्या है और क्या एविडेंस है, लेकिन एक पर्सनल ओपिनियन में एपिडेमियोलॉजिकली स्पीकिंग कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। माइट बी वन ऑफ द रीजंस पैनिक क्रिएट हो जाता है, अगर क्योंकि लोगों में इतना जनरली समझ नहीं होती है कि वो समझ पाए कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब ये नहीं है कि खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो एक फेज है एपिडेमिक का, और वो होगा, आज नहीं तो कल वो होना ही है। तो मेरे विचार में बता देना लोगों को, उनको प्रिपेयर होने का मौका देना, क्योंकि अब ये लोगों के बीच की समस्या है। अब लोग ही इसको खत्म करेंगे, साइंटिस्ट डॉक्टर्स एक लेवल तक ही हेल्प कर सकते हैं। तो मेरे विचार में इसमें छुपाने की कोई वजह नहीं है, लेकिन सरकार किस वजह से कह रही है इस समय मुझे आइडिया नहीं है। कि हो सकता है कुछ एविडेंस हो उनके पास कॉन्क्रीट, एंड दैट्स ऑल। ओके सर। सर डेक्सामेथासोन और फेबिफ्लू नाम की दो दवाई का भी जिक्र चल रहा है, जिससे बताया जा रहा है कि ये काफी कामगर है या मदद कर रही है ठीक होने में। तो क्या ये गेम चेंजर है इन दोनों गोलियों का असर करना, या फिर अभी पूरे सबूत नहीं है इस बात के? देखिए, डेक्सामेथासोन और फेबिफ्लू दो अलग अलग कैटेगरी की ड्रग्स हैं। डेक्सामेथासोन आपकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सिंपल भाषा में ये एक स्टेरॉइड है। आपने प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन वगैरह सुना होगा नाम, ये उसी फैमिली की ड्रग है। वाइडली अवेलेबल है, कोई नई ड्रग नहीं है, बहुत पुरानी है, इनएक्सपेंसिव है, महंगी नहीं है, और इसको यूज करते आ रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या ये कोविड-19 के अगेंस्ट इफेक्टिव है? बिल्कुल। तो कुछ स्टडीज में ये मिला कि जब हमने लेबोरेटरी डिश में डेक्सामेथासोन डाला वायरस पे, तो वायरस का रेप्लिकेशन कम हो गया। और इसी तरह कुछ जो पेशेंट बहुत एडवांस स्टेज में थे कोविड के, बहुत एडवांस स्टेज के पेशेंट्स में एक चीज होती है साइटोकाइन स्टॉर्म। उसमें क्या होता है, हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स होता है वायरल इन्फेक्शन का,
जिस वजह से लंग्स को डैमेज होता है और ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, और इवेंचुअली ये सब चीजें आदमी की डेथ को लीड करती हैं। लेकिन ये दवाइयां एंटी इंफ्लेमेटरी होती हैं, ये इम्यून सिस्टम को दबाती हैं। तो जब बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल में डॉक्टर की सुपरविजन के अंडर इसको दिया गया, तो कुछ लोगों में मोर्टालिटी रेट कम हुआ, हम कुछ जाने बचा पाए। वजह ये मैं इसको इतना केयरफुली और धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कोई इलाज नहीं है, ये एक ड्रग है जो पुरानी थी, जिसको हमने दिया अंडर एक्सपीरियंस सुपरविजन, और इससे हमें कुछ फायदा मिला है। हालांकि अभी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, इसका कॉन्क्रीट एविडेंस क्या है, क्योंकि कई दवाइयां आई, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आई है, एजिथ्रोमाइसिन आई, उन सबका सुनने में आ रहा है कि कुछ कुछ फायदा है, लेकिन एविडेंस नहीं है। ये चीज बताते हुए हमें ध्यान इसलिए इतना रखना है, ऐसा ना हो कि भारत में लोग जाएं मेडिकल स्टोर पे दवाई लेके खा लें, बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि ये तब दी गई है जब बहुत एडवांस स्टेज डिजीज थी और हमें इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना था। अगर इसको पहले से हम लेने लगेंगे गोली को, तो इम्यून सिस्टम पहले ही खत्म हो जाएगा हमारा। तो एक हेल्दी आदमी अगर लेगा और उसका इम्यून सिस्टम गिर गया, तो उसको कोरोना के साथ दुनिया भर की बीमारियां लगने का चांसेस रहता डर है। सर, और ऐसे ही दूसरी आप, हाँ जी, हाँ जी, सर हाइड्रोक्लोरोक्विन की भी बात चल रही थी कि वो कारगर है, लेकिन उस टाइम पे जब एकदम से नाम आया था हाइड्रोक्लोरोक्विन का, तब काफी लोगों ने इंडिया में ऐसे ही जाके लेना चालू कर दी थी मेडिकल शॉप से। जब तक उस पर बैन नहीं लगाए, प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू मिलना चालू नहीं हुई, तब तक बहुत लोगों ने घर पे ले ली। और अब जो बात आ रही है वो ये है कि हाइड्रोक्लोरोक्विन से नुकसान भी है, जो लोग उनको ले रहे हैं हार्ट पेशेंट्स के लिए भी नुकसान में आ रही है, ऐसी भी रिपोर्ट आई है। देखिए, हाइड्रोक्लोरोक्विन दवाई मुख्य तौर से मलेरिया के इलाज में करी जाती है, और कुछ इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ल्यूपस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन सब में भी दी जाती है। तो आप ये सोचिए, एक दवाई जो एक मलेरिया पैरासाइट को मारने के लिए बनाई गई है, वो कोई हल्की फुल्की दवाई नहीं होगी। इट इज एन एंटी पैरासिटिक। तो इसमें हमें इनिशियल एविडेंस था लेबोरेटरी में कि कोविड-19 का वायरस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ने मार दिया। कई सारे मैकेनिज्म थे एक्शन के, एक न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में इसकी स्टडी भी आई थी, लेकिन उस स्टडी के डिजाइन पे उसको क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन तब तक काफी हवा बढ़ चुका था, लोग उसको लेने लगे थे, कंट्रीज में परचेजिंग और वो शुरू हो गई थी आपस में। लेकिन उसके बाद उस स्टडी को पुल डाउन कर दिया गया है। तो अभी भी कोई कॉन्क्रीट एविडेंस हमारे पास नहीं है, ना ही WHO एडवाइस करता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एज अ ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। सर, एक तरफ अपन यूएस के प्रेसिडेंट को देखते हैं जो बोल रहे हैं कि उन्होंने खुद ने उसको लिया है ठीक होने के लिए। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? ये सिर्फ एक तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट था या फिर किस तरफ इशारा था? आई डोंट नो कि इशारा किस तरफ था। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ lack of communication between the politician and his scientific team, बिकॉज दूसरी Maybe. तरफ जो पोटस के प्रिंसिपल एडवाइजर है डॉक्टर फॉची, वो NIAID के डायरेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने इस टाइप के कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, एंड ही इज द प्रिंसिपल एडवाइजर। तो आई थिंक वी शुड बी केयरफुल व्हेन वी इंटरप्रेट एनी न्यूज, क्योंकि अभी कोरोना जंगली आग की तरह है। कुछ भी आप बोल देंगे, व्हाट्सएप पे कुछ भी भेज देंगे, लोग उसको बिना सोचे समझे फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उन पे नहीं डाल सकते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद पे ही लेनी पड़ेगी कि कैसे इस बहुत सारे जंगल में से इंफॉर्मेशन के काम की इंफॉर्मेशन निकालना। बिल्कुल सर। सर, अभी साथ ही में अभी एक बाबा रामदेव ने भी दावा किया था, काफी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कोरोनिल को लेकर। काफी लोगों ने इस पर विश्वास भी करा, लेकिन उसके बाद जब मीडिया ने सवाल पूछना चालू करे तो हेल्थ मिनिस्टर के पास इसका कोई जवाब नहीं था, और ICMR के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था, उनको भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो आप क्या मानते हैं, क्या ये दवाई कोरोनिल कारगर है? क्या आयुर्वेदिक में इसका इलाज आ गया है? किस तरीके से देखें हम इसको? देखिए, कोई सी भी दवाई कारगर साबित करने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल बनाए गए हैं जो दुनिया भर में फॉलो होते हैं। वो कोई अलग नहीं है, ना ही उसको कोई बाईपास कर सकता है। हम इसको क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं। मुख्य तौर पे क्लिनिकल ट्रायल में सिंपल लॉजिक में हम एक ग्रुप को दवाई देते हैं और एक ग्रुप को दवाई नहीं, प्लेसिबो देते हैं। उसमें हम दोनों में दवाई देते हैं और फिर उनको बताया नहीं जाता है कि हम उन्हें क्या दे रहे हैं, और ताकि इसमें कोई सा भी बायस ना रहे।
उसके बाद हम उसमें देखते हैं कितना फर्क हुआ है। तो मेरे ख्याल से बाबा रामदेव पतंजलि की जो दवाई है ये कोरोनिल, इसका कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है, एंड आई थिंक आयुष मिनिस्ट्री ने इस पे होल्ड भी लगा दिया है, एंड दिस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। नहीं, आयुष मिनिस्ट्री ने शायद इस पे होल्ड नहीं लगाया सर, इसकी एडवर्टाइजमेंट पे रोक लगाया है कि आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। साथ ही में हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जरूर बोला है कि हम इसको बैन कर रहे हैं जब तक आयुष मिनिस्ट्री क्लियर नहीं करती। लेकिन सर ये क्लिनिकल ट्रायल के बारे में बाबा रामदेव का कहना है कि निम्स यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं, और निम्स यूनिवर्सिटी के संस्थापक भी यही कह रहे हैं कि हमारे साथ ट्रायल हो गए हैं और ये सक्सेसफुल रहा है। उसका लेटर मैंने देखा था निम्स यूनिवर्सिटी का, एंड उन्होंने ये भी दावा किया है वो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है उनका क्लिनिकल ट्रायल। बस लेकिन इतनी ही इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास इसकी आ पाई है। आई थिंक विद इन द नेक्स्ट वीक वी विल हैव मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम आयुष मिनिस्ट्री, बट आई इन माय पर्सनल ओपिनियन डू नॉट थिंक कि इट इज अ ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। सर सर अब आगे दूसरे सवाल की तरफ बढ़े कि हर महीने कभी कई बार न्यूज में आता था, आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं, तो वहां पर बात होती थी कि जून में पीक आ जाएगा, जुलाई में पीक आ जाएगा। तो सर ये पीक का क्या कॉन्सेप्ट है, पीक को क्या दायरा मानते हैं आपकी, पीक किसे बोला जाएगा, और ये इंडिया में पीक कब तक आ पाएगा सर? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल का हम भी अपनी मेडिकल कम्युनिटी में डिस्कशन करते रहते हैं कि कब आएगा। तो देखिए इसका एक चीज हमें समझनी होगी, कोविड-19 एक नई बीमारी है, इसके बारे में हमें रोज नई चीजें पता लग रही हैं। तो इसको एस्टिमेट करने के लिए हम मॉडल्स बनाते हैं, और ये मॉडल्स हमें बताते हैं, रिग्रेशन मॉडल्स, कि हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इन मॉडल्स का एक मेन फीचर होता है डिजीज प्रेवलेंस। डिजीज प्रेवलेंस अर्थात ये बीमारी इस टाइम पे एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी फैली हुई है, कितने परसेंट लोगों में है। तो डिजीज प्रेवलेंस होती है टेस्टिंग पे डिपेंड। आप जितने टेस्ट लगाओगे उतना आपको बीमारी के बारे में पता लगेगा। तो जैसे अभी पिछले कुछ महीनों में इंडिया की टेस्टिंग कैपेसिटी काफी गुना बढ़ी है, तो जैसे जैसे टेस्ट बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो सपोज आपने अप्रैल में एक मॉडल अगर लगाया और वहां पे डिजीज प्रेवलेंस 1% थी आपकी, कोरोना की नहीं, जनरली 1% डिजीज प्रेवलेंस थी, तो उस हिसाब से जून जुलाई में पीक दिखाया। लेकिन जब हमने सेम मॉडल जून में लगाया तो स्टैटिस्टिक्स चेंज हो चुके हैं, क्योंकि हमने टेस्ट ज्यादा करने शुरू कर दिए हैं और हमने देखा ये तो केस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अभी जो है लेटेस्ट मॉडल ये कहता है कि सितंबर अक्टूबर में पीक आएगा। पीक क्या चीज होती है? पीक होता है जब नए केसेस लेवल ऑफ होना शुरू हो जाए। जैसे रोज हम नए केस 24 घंटे में देखते हैं, अगर वो केस लगभग लगभग बराबरी पे चलना शुरू कर दें तो ये जो पीक बढ़ी तो इस तरह फ्लैट होना शुरू हो जाएगा। तो एक इंडिकेशन होता है कि अब कर्व गिरना शुरू होने वाला है। तो अभी तक लेकिन ऐसा फ्लैटनिंग नहीं आई है, अभी तक पीक ये ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। तो इसलिए अभी तक लेटेस्ट मॉडल कहता है मिड सितंबर, कुछ मॉडल्स कहते हैं अक्टूबर, बट देयर इज नो वे कि हम इसको इससे ज्यादा जज कर पाए। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच। हाँ, क्योंकि सर क्या हम इन मॉडल्स को ट्रस्ट वर्दी मान सकते हैं? क्योंकि कई ऐसे फैक्टर होते हैं जो जो इस मॉडल के दायरे में नहीं आते या उस तरीके से नहीं हो पाता और बाद में ऐड हो जाते हैं। तो हम क्या इस पे डिपेंडेंट रह सकते हैं किसी तरह के मॉडल पे? देखिए वही मैंने कहा, मॉडल को ट्रस्ट करना, मॉडल अपने आप में कंप्लीट जितना हो सकता है उतना बनाया जाता है, लेकिन अगर डिजीज का चेंज होता जा रहा है रोज तो वो एक नेचुरल थिंग है और नेचर पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो मैथमेटिक्स हम लगा सकते हैं, स्टैट्स हम लगा सकते हैं, मॉडल को बस हम इस तरह देखें एक मेंटल प्रिपेयर्डनेस के लिए, एक इंस्टीट्यूशनल प्रिपेयर्डनेस के लिए, कि हम तैयार रहें। बाकी ऐसा होगा या नहीं होगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन हाँ मॉडल्स हैं तो हमें इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे प्रिपेयर्डनेस रखनी चाहिए। हम अपने वेकेशन ना प्लान करें, अक्टूबर नवंबर में भी हमें घर पे ही बैठना है, हम ये मानिए 2020 घर पे निकलेगा। मॉडल अभी तक सिर्फ हमें ये बता रहे हैं। सर 2000 अब क्या एक ये भी जैसे बोल रहा जा रहा है कि अब हमें इसके साथ ही जीना पड़ेगा। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि वैक्सीन आए ना और फिर हमें आगे की कई साल इसके साथ ही निकालने पड़े? और अगर ऐसा होता नहीं, है तो ऐसा फिर नहीं क्या दिक्कतें लगता है। होगी? ऐसा नहीं लगता है। जब हम ये कहते हैं कि हमें इसके साथ जीना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि हम बहुत ज्यादा लॉकडाउन नहीं रख सकते हैं। हम बिल्कुल। अपना जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है उसको शट डाउन नहीं कर सकते हैं। हमने करा और अच्छी तरह किया इंडिया ने।
लेकिन अब हमें चीजें खोलनी पड़ेगी क्योंकि हमारी इकोनॉमी इस पे डिपेंडेंट है, लोगों का रोजगार इस पे डिपेंडेंट है। तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो जीना पड़ेगा का अर्थ यही है कि अब मान लीजिए कि आने वाले कुछ समय के लिए कोरोना हमारे साथ है, और इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ये ध्यान रखना है, मॉल भले ही खुल गए हैं, हमें मॉलों में जाना है अगर बहुत जरूरी है, जाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, और हमें अपने हाथ साफ रखने हैं, या तो सैनिटाइजर से या साबुन और पानी से। जीने का साथ में यही मतलब है कि आप याद रखिए कोरोना फैला हुआ है और सारी प्रिकॉशंस हमें इसके साथ लेके चलनी है। स्कूल भी खुलेंगे, एग्जाम भी होंगे, सभी चीजें होगी, जीवन रुक नहीं सकता, लेकिन अरे अगर सर, हमें हाँ इससे बच के आपने ये निकलना है तो ये करना है। जी। अभी आपने स्कूल की बात कही, वैसे ही सर अभी जैसे ही ये न्यूज आई थी कि स्कूल शायद चालू हो सकते हैं, तो काफी पेरेंट्स के वीडियो मैसेजेस सर्कुलेट होने लगे थे कि उनको काफी डर रहे हैं। वो बोल रहे थे पहले अगर पार्लियामेंट खोलो, बच्चों की जिंदगी पे हमारे रिस्क क्यों ले रहे हो? तो क्या क्या पेरेंट्स भेज पाएंगे अपने बच्चों को स्कूल? देखिए, एज अ पर्सनल व्यू मैं बिल्कुल इस फेवर में नहीं हूँ कि स्कूल को इस समय खोला जाए। इट इज नॉट एन एसेंशियल सर्विस। वीडियो पे, जूम कॉल पे, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। कागज पे बैठ के कलम से लिखना ही पढ़ाई नहीं होती है। इतना हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम पे भरोसा रखना है कि 6 महीने अगर हम उस तरह नहीं पढ़ा पाए बच्चों को, तो उससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। और सच में लॉन्ग टर्म में अगर 6 महीने बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, और उसकी एक वजह है कि वो नहीं जाएगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो पेरेंट्स की ये बिल्कुल सर, बात बिल्कुल जिंदगी सही है ज्यादा बड़ी है। कि हाँ, स्कूल खोलने का कोई पॉइंट नहीं है। आप ऑनलाइन एग्जाम लीजिए, आप पिछले एग्जाम का एवरेज लेके बच्चों को पास करिए। तो यूनिवर्सिटीज को भी यही कहते हैं और स्कूल को भी। बहुत क्रिटिकल हुआ, बोर्ड एग्जाम है या किसी के फाइनल प्रॉप्स हैं, तो भी सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए एग्जाम दीजिए, लेकिन जहां तक हो सकता है उसको अवॉइड करिए। पेरेंट्स का कंसर्न बिल- बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सर। सर अब ये जानना चाहेंगे क्या क्या हमारा मेडिकल सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया है, या अभी कुछ बचा है थोड़े टाइम तक और सहने के लिए? नहीं, देखिए, मेडिकल सिस्टम कोलैप्स हमारा बिल्कुल नहीं हुआ है। ये जो हमने लॉकडाउन किया था, इसका एक बहुत सिंपल लॉजिक था। लोग ये समझ रहे हैं कि लॉकडाउन हो गया तो बीमारी नहीं फैलेगी। बीमारी फैलेगी। लॉकडाउन करने से जो कर्व ऐसे जाना था, वो ऐसे नहीं गया, क्योंकि अगर वो इंडिया में ऐसे जाता, हमारा मेडिकल सिस्टम स्ट्रेन्ड है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारी फंडिंग कम है, बहुत सारे रीजंस हैं। तो अगर ग्राफ सीधा ऊपर जाएगा गोली की तरह, तो मेडिकल सिस्टम कोलैप्स हो जाता। लॉकडाउन से क्या हुआ? ग्राफ थोड़ा सा ऊपर गया और अब ऐसे ऐसे चल रहा है। तो कोरोना लॉकडाउन से लंबे समय तक चलेगा, लेकिन मोर्टेलिटी जिसे कहते हैं, डेथ्स कम होंगी और लोग सीरियस कम होंगे, तो हम जानें बचा पाएंगे। लॉकडाउन से ये नहीं होता है कि इन्फेक्शन जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो वो जाता भी बहुत जल्दी ऊपर और नीचे भी बहुत जल्दी आता, जैसे हमने इटली में देखा था। लेकिन वहां पे डेथ्स कितनी हुई? तो मेडिकल सिस्टम फेल नहीं हुआ है। और आपने मेडिकल सिस्टम को जरूरत क्या है इस समय, अगर हम ये देखें, तो मेडिकल सिस्टम के 3 स्टेज होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। जो अक्सर हम मेडिकल सिस्टम देखते हैं, हम टर्शरी की बात करते हैं। मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी, एम्स, एलएनजेबी, सब ये सब देखते हैं। इससे पहले एक स्टेज आती है प्राइमरी सेंटर्स, जो गांव गांव में सब सेंटर हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं। ये सब हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम बनाते हैं। अगर हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम एफिशिएंट है, तो हम बहुत सारा लोड टर्शरी केयर में जाने से बचा सकते हैं। तो उसमें मैं ये कहता हूं, हमें स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है। टर्शरी केयर स्ट्रेंथिंग होती जाएगी, तो क्योंकि वो प्राइवेटाइज्ड है, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। इट विल कीप ऑन इम्प्रूविंग बिकॉज इट इज अ ल्यूक्रेटिव फील्ड, इट इज फॉर प्रॉफिट। प्राइमरी केयर पे ध्यान कम इसलिए दिया जाता है बिकॉज इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट, लेकिन ये सरकार का ड्यूटी है, ये इट इज द गवर्नमेंट्स मैंडेट कि अगर सिटीजन्स को बचाना है, अगर उन्हें स्वस्थ देखना है, तो प्राइमरी सिस्टम को हमें स्ट्रेंथन करना होगा। बिल्कुल सर। तो उसी पे आ रहा हूँ सर, अभी जो ज्यादातर हॉस्पिटल्स हैं जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ले रहे हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ही हैं, और उसका माना जाता है कि वो इंडिया में काफी ज्यादा वीक है। एक एक स्तर तक तो काफी ज्यादा वीक सिस्टम है सर। तो
वो इसको कैसे हैंडल कर पाएंगे सर? अभी भी हम देखते हैं कई ऐसे केसेस आते हैं कि जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, बताते हैं कि हमें सिम्टम्स हैं कोरोना वायरस के, लेकिन उनका टेस्ट नहीं होता। कई हॉस्पिटल्स बोल देते हैं बेड अवेलेबल नहीं है अभी। तो काफी सारे ऐसे केसेस आए हैं। तो इस पे क्या कहेंगे सर? इसको देख के यही लोगों को डर लगता है कि हम, अगर हमें कोरोना वायरस हो जाता है तो उनके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट होगा? उनको ट्रीटमेंट प्रॉपर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है लोगों के मन में। देखिए, बिल्कुल जायज सवाल है, जायज डर है, और इसमें शुगर कोट करने की बात है ही नहीं। बेड्स कम हैं, जरूरत से बहुत कम है, जो नेशनल ग्लोबल गाइडलाइंस है उससे बहुत कम है। लेकिन इस बात पे अभी डिबेट करने का समय नहीं है, क्योंकि अगले 2-3 महीने में, 6 महीने में हम अपनी कैपेसिटी एस्केलेट नहीं कर सकते। हम बेड्स एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम पूरा हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म 70 साल पुराना कुछ दिनों में नहीं कर पाएंगे। ये हमें करना था, तो ये हमें एज अ रूटीन करना था। एक जानलेवा बीमारी के आने के बाद ये सब बातें ज्यादा मायने नहीं रखती। डिबेट के लिए अच्छा है, लेकिन हमें फायदा कुछ नहीं होगा। तो लोगों में जो डर है, उस डर का एक ही इलाज है, अपना ध्यान रखें। आप दुआ करें कि आपको कोरोना ना हो, और कैसे ना हो, आप घर पे बैठिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हाइजीन प्रोटोकॉल मेंटेन कीजिए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट फेल हो गई है, गवर्नमेंट इसको बहुत एफिशिएंटली टैकल करने की कोशिश कर रही है। जितने रिसोर्सेज, फंडिंग और फैसिलिटीज हमारे पास हैं, कई लोगों के अच्छे एक्सपीरियंसेस भी आए हैं कोविड-19 आइसोलेशन और क्वारंटीन बिल्कुल सर। सेंटर से। कुछ लोगों के खराब भी आए हैं। तो ये प्लस माइनस हमारे देश में हम हर चीज में देखते आ रहे हैं। जनसंख्या इतनी है, कैपेसिटीज कम है, कैपेबिलिटीज कम है, मॉनिटरिंग इतना अच्छा नहीं है हमारा, अकाउंटेबिलिटी में हमें जरूरत है, अवेयरनेस में जरूरत है। जैसे हम यही कह रहे हैं कि कोई सी दवाई सुनने में आती है तो मेडिकल स्टोर से वो खरीद ली जाती है। जैसे क्लोरोक्विन थी, लोगों ने पत्ते पत्ते उसके लेके उसे खाना शुरू कर दिया। तो जो असल में क्लोरोक्विन जिनको चाहिए थी, मेरे पास फोन आते थे, उनको नहीं मिलती थी। तो ये समस्या है। बिल्कुल तो बिल्कुल। लोगों का भी उतना ही ड्यूटी है। हम पुलिस वाले काम कर रहे हैं, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं, लोग उनसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं लॉकडाउन में। पुलिस वालों पे मुझे पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा, आई सिंपैथाइज फॉर देम। धूप में वो बैरिकेडिंग में खड़े होके काम करते हैं। तो लेकिन वो लोगों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल दैट इज माय बेसिक पॉइंट। सर, अब थोड़ा दूसरी साइड पे चलते हैं। जैसे कि लोग घर में काफी चीजों से डर रहे हैं, तो एक चीज तो ये थी सर छोटी सी, कि क्या इस पे भी काफी रिसर्च हुई है, लेकिन एक कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला कि क्या आंखों के थ्रू भी कोरोना वायरस अंदर जा सकता है, या ये वायरस अफेक्ट कर रहा है लोगों को, आंखों से भी ट्रांसमिट हो रहा है? देखिए, सिंपल बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट में कोरोना वायरस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। जैसे कोई खांसता है या छींकता है, हवा में जो ड्रॉपलेट्स आ रही है वो उससे फैल रहा है। वो ड्रॉपलेट्स आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, जैसे मुंह के अंदर की स्किन है जहां से चीजें एब्जॉर्ब हो सकती हैं, नाक के अंदर की स्किन है, तो वहां से एब्जॉर्ब होती है। इसलिए मास्क लगाने को कहा है, मुंह ढकने को कहा है। अब आते हैं आंखों में। तो आंखों में ऐसी कौन सी जगह है जहां से ये हो सकता है? अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये हो रहा है, हम ये कह रहे हैं सिंपल, क्योंकि कई चीजें होती हैं जो बेसिक बायोलॉजी से गवर्न होती हैं। आंखों में हमारी होती है कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा से, कंजक्टाइवा सीधे ब्लड वेसल्स में कनेक्टेड होती है। कंजक्टाइवा होती है जो आपकी आंख है उसके ऊपर की जो लेयर है और नीचे की जो स्किन है आंख के अंदर, वो कंजक्टाइवा से कवर्ड होती है। अगर वहां पे वायरस बैठ जाए तो टेक्निकली वहां से ब्लड स्ट्रीम से एब्जॉर्ब होके वायरस जा सकता है। लेकिन अभी तक इस पे जो रिसर्च हुई है वो ये कहता है, कंजक्टिवाइटिस तो सुना ही हमने, जो गुलाबी आंख, लाल आंख हो जाती है, अच्छा। ये एक कोविड का सिम्टम हो सकता है। बहुत रेयर है। ये कहा गया है 1 या 2% लोगों में ही कोरोना वायरस में ये फीचर देखा गया है। लेकिन ये फीचर देखा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आंखों से गया। हो सकता है वो कहीं और से इन्फेक्शन हुआ हो और वो आंखों में मैनिफेस्ट हो रहा हो। और बिल्कुल तो इसका बहुत वीक एविडेंस है, बट प्रिकॉशन हमें रखने को कहा गया है, खासकर मेडिकल प्रोफेशनल्स को। एक चीज होती है, आप जनरली मार्केट में निकल रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, आपको इतना इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेडिकल प्रोफेशनल हाई रिस्क में है, क्योंकि वो रोज उन्हीं ऐसे लोगों के 100, साथ। 200, 150 पेशेंट्स को देख रहे हैं। तो उनके लिए फेस शील्ड दी गई है, ताकि आपको बिल्कुल रिस्क आप किसी भी तरह का मत लीजिए। सर, दूसरा सवाल ये था इसी ऐसा ही कि
क्या सब्जियों के थ्रू भी आ सकता है? सब्जियों को किस तरीके से वॉश करने की जरूरत है, या जब हम उस सब्जी को पकाते हैं उसके साथ ही वायरस मर जाता है, ऐसा कुछ होता है? सब्जियों से और सामान से क्या रिलेशन है सर इसका? देखिए इसका एक बहुत बेसिक, इसके भी दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है जो बेसिक बायोलॉजी हमें बताती है, बेसिक डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल्स बेसिकली जो हमें बताते हैं, और दूसरा इस पर रिसर्च क्या कहती है। तो देखिए पहले तो मोटी बुद्धि से चलें तो ये है, सब्जियों को धो के लाइए। तो अभी ये कहा गया है कि पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में, बेकिंग सोडा में, सिरके में, डिटर्जेंट तक में सब्जियों को धोया जा रहा है। सब्जियां लाते हैं लोग और इसमें इनको इन चीजों से धोते हैं, जो एक बिल्कुल। तरीके से ठीक है, लेकिन इसका एक नुकसान है। सब्जी, खासकर सब्जियां जैसे गोभी, ये बहुत पोरस होती हैं, इसमें बहुत गड्ढे, क्रेविसेस, ऊपर नीचे होता है, तो चीजों का फंसने का चांस रहता है। अगर आपने इसको डिटर्जेंट से धोया और डिटर्जेंट इसके अंदर गया, तो ऐसा बहुत मुश्किल है कि आप इसको इतना रगड़ के धोगे कि ये डिटर्जेंट निकल जाए। बिल्कुल तो सर, अंदर जाने के ये बाद ही चांस हो दिक्कत। सकता है आप बनाओ और डिटर्जेंट आप खा लो, तो एक वो रिस्क है। और ऐसा भी नहीं है कि पक्का, डिटर्जेंट का मेन कॉन्सेप्ट होता है उससे झाग बनना चाहिए और ताकि वायरस डिटैच हो जाए, जो हमारा हाथ धोने का कॉन्सेप्ट है वो वही है। तो हम कितना कर पा रहे हैं, सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है या सच में इससे फर्क पड़ रहा है, ये कहना मुश्किल है। तो जो गाइडलाइंस रिकमेंडेशंस हमें ये कहती हैं, सब्जी लाइए, फल लाइए, उसको साफ चलते हुए पानी में धोइए जैसे आप कोरोना से पहले धोते आ रहे थे। आपको बचना किस चीज से है? आपके हाथों से। वायरस लगेगा तो आपके हाथ में लगेगा, तब तक भी ठीक है, लेकिन अगर आपने हाथ अपने मुंह पे या नाक पे लगाया तो रिस्क हो जाएगा मामला। तो हाथ अच्छे से साबुन से धोइए, सब्जी हैंडल कीजिए, कॉन्शियस रहिए कि मुंह को नहीं छूना है, सब्जी को धोइए, सब्जी को रखिए और फिर दोबारा अपने हाथ आप साबुन से धोइए, तो आप बिल्कुल मिनिमाइज कर देंगे। बेकिंग सोडा, केमिकल्स, हार्ड केमिकल्स यूज करने का नुकसान हो सकता है कि वो केमिकल सब्जी फल में रह जाए और आपकी तबीयत पे बुरा असर डाले। सर क्या फ्लोइंग वाटर से अगर क्या साफ हो जाएगी सब्जी, मतलब उसके ऊपर से वायरस हट जाएगा अगर बहते हुए पानी के नहीं, नीचे सब्जी को रखें, या? नहीं, वायरस वायरस काफी हद तक जो उसकी डर्ट है उसके ऊपर किसी ने टच किया है सब्जी को, तो वो वॉश होने के चांसेस उसमें है। लेकिन उसके बाद जब आप कुक करेंगे उस चीज को, या आप उसका छिलका उतार के खाएंगे, तो उसमें कोई एविडेंस अभी तक नहीं है कि उससे वायरस का ट्रांसमिशन हमारे पास हुआ है। बेस्ट वे है कुकिंग, सिंपल कॉन्सेप्ट फॉलो करें पब्लिक हेल्थ के। इंडिया में अच्छी चीज यही है, ये है कि हमारे पुरानी टेक्स्ट बुक्स और हमारे पुराने लेसन्स जो बड़े बूढ़े बताते आ रहे हैं वो हमेशा कारगर हैं। अब पब्लिक हेल्थ इसी के बारे में है। पब्लिक हेल्थ में बेसिक प्रिवेंशन कॉन्सेप्ट चलता है, हाथ साफ रखिए, मुंह धोइए, कहीं बाहर से आने के बाद सैनिटाइज करिए, जूते चप्पल बाहर उतारिए, ये सब चीजें कारगर होती हैं। इसी तरह सब्जियों में है, सब्जियों को हमेशा हमारे शास्त्रों, पुराणों, वेदों, हर जगह ये कहा गया है कि इसको पका के ठीक से खाइए, तो आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। यही लॉजिक कोरोना में भी है। सर सर आपने काफी सारे सवालों का जवाब काफी बेहतर तरीके से दिया। हमारे व्यूअर्स को समझ में आएगा तरीके से कि क्या चीज कैसे है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू,